हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टू नो वर्ल्ड में। मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक अमानी है और ये मेरा लेक्चर थर्ड होने वाला है, जिसमें मैं आपको सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा। ठीक है। और ये चैप्टर फर्स्ट है, साइंस क्लास 8 की साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसका एक टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉयल जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आता है, वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, लेक्चर अपलोड किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो ना समझ में आए वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए, जब आप सोइंग वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या शब्दार्थ इसका आता है? सोइंग का तो वो सीधा सीधा है कि बोना, है ना, किसी चीज को बोना। तो और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल बातें कर रहे हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पे किस चीज को बोने की बात हो रही होगी? सीड्स को बोने की बात हो रही होगी। तो सिंपल भाषा में अगर इसका मतलब निकाला जाए सोइंग का, तो यहाँ पे ये है कि किसी बीज को मिट्टी में बोना सोइंग कहलाता है। ठीक। लेकिन क्या है कि आप जब इतनी सी डेफिनेशन लिख के आइएगा एग्जाम में, तो आपके टीचर आपको मार्क्स देंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव या फिर वन वर्ड टाइप आंसर क्वेश्चन तो है नहीं। तो आपको एक लाइन की डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। ठीक है। तो इस टॉपिक में बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पढ़ना क्या क्या है। देखिए, ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल फील्ड से, लेकिन उतना कोई बहुत बड़ा, कोई अहम स्टेप नहीं है, मतलब अहम टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा कवर नहीं करना है। तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि आप डेफिनेशन इसमें याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो भी कह लीजिए वो कर लीजिएगा। और प्लस इसमें एक चीज़ आपको पढ़ना है, सिलेक्शन ऑफ सीड की, सीड को अच्छी बीज का चयन कैसे करें, वो आपको देखना होगा। और दूसरी चीज़ जो आपको देखना है यहाँ पे कि टूल्स, कि आपने बीज तो ले लिया, लेकिन अब उस बीज को आप कैसे बोएंगे, तो उसके लिए आपको वो टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो इसमें हम कवर करेंगे। तो देखिए, बेसिकली आप सीड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। सोइंग, सोइंग को इस तरह लिख सकते हैं कि इट इज द सेकंड important step for the farmers to grow a crop from its seed। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है एक क्रॉप को उसकी बीज से ग्रो कराने में। ठीक है, मतलब आपको एक क्रॉप चाहिए, तो आपको एक सीड को, एक बीज को बोना होगा, ये दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इससे पहला वाला जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो क्या था? वो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर किया है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं बहुत इन डेप्थ तरीके से, तो आप उसे देख सकते हैं, उस वाले लेक्चर को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। उसका कुछ कुछ जिक्र जो है अभी भी हो जाएगा, तो वो भी हम देख लेंगे क्या है, लेकिन आपको और इन डिटेल में समझना हो तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया डेफिनेशन, ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई बुरी नहीं, सही है। और इसके बाद हमें पढ़ना क्या क्या है? इसमें हमें पढ़ना है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सिलेक्शन ऑफ सीड्स पढ़ना है, और दूसरा हमें पढ़ना है टूल्स। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, सिलेक्शन ऑफ सीड्स में बहुत सारे तरीके हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड का सीधा सा मतलब हुआ बीज का चयन करना। तो कोई भी फार्मर है, उसे एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए ना, सीजन एंड होने पे, तो वो नहीं चाहेगा कि वो अपनी तरफ से कोई भी कोताही करे किसी बीज को खरीदते वक्त। तो वो बीज को जब खरीदेगा मार्केट में जाके, तो वो ये चेक करेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कोई खोखली बीज तो नहीं दे दिया, कहीं बेकार क्वालिटी की बीज तो नहीं दे दिया है। ठीक है, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखता है, इन चीज़ों का ध्यान रखता है वो। तो उसमें कई सारे तरीके भी हैं चेक करने की। वो मान लीजिए बीज लेके आया घर पे, तो बीज लेके घर पे आता है, फिर वो उसे पानी में भिगोता है, फिर देखता है एक तरीका आपने देखा होगा। तरीका क्या मतलब, जब आप कभी चना वना फुलाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि उसके कुछ दाने जो है वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं।
तो उसके पीछे वजह क्या होती है? उसके पीछे वजह यही होती है कि वो जो बीज, जो चने का दाना है, उस चने के दाने का अंदर का जो मांस है ना, वो मांस जो है वो उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, वो खोखला है अंदर से, तो इसलिए हल्का होने की वजह से वो तैर रहा है। और वही मांस जो होता है बाद में एक बड़ी क्रॉप का रूप लेता है। ठीक है, तो अब जब उसके अंदर मांस ही नहीं है तो जाहिर है कि उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी, अंकुरित नहीं होगा वो, और फिर उसके बाद वो एक प्लांट भी नहीं बन सकता है। तो घरेलू नुस्खा तो यही हुआ कि उसे आप भिगो के देख लें, लेकिन क्या है कि इसमें टाइम बहुत लगता है कि आप एक बार बाजार जाएंगे, वहां से बीज लेके आएंगे, फिर उसको घर में पानी में डालेंगे, फिर देखेंगे सिंक हुआ कि नहीं हुआ, फ्लोट कर रहा है क्या कर रहा है, इन सारी चीज को देखने के बाद तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ भाई बीज सही है या नहीं। ठीक है, अगर गलत होगी तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा वापस कराने। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए अब एक चीज क्या है, अब एक सीड आने लगी है, HYV सीड्स। ठीक, HYV का फुल फॉर्म क्या है? HYV का फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। यील्डिंग का मतलब होता है उत्पादन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अब इन जो ये घरेलू नुस्खा था वो बहुत लंबा था, टाइम टेकिंग था, तो उससे बचने के लिए क्या हुआ कि अब फार्मर जो है वो सीधा जाते हैं दुकान पे और वहाँ पे वो कहते हैं कि हमको HYV सीड्स चाहिए। तो वो HYV सीड्स जिस चीज़ की होनी चाहिए, वो गेहूँ की, चावल की, या फिर मस्टर्ड की, या फिर किसी भी चीज़ की जो भी उन्हें खेती करनी है जिस चीज़ की, वो वहाँ पे जाते हैं, वो सीड्स मांग लेते हैं, तो उन्हें वो HYV सीड्स दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि HYV सीड्स ये अश्योरिटी दिलाती है, अश्योर करती है आपको, इंश्योर आपको जो है कि अगर आपने सारे स्टेप्स जो हैं वो सही से उठाए हैं, एक फसल को उगाने में जो जो स्टेप होता है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग, उसके बाद इसके एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो भी हमें सब कुछ पढ़ना है कि आप खाद मिलाएंगे, फिर उसकी सिंचाई करेंगे, फिर उसको जो पशु पक्षियों से और जितने भी कीटाणु, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनसे बचाना होगा आपको, है ना। बहुत सारे कीड़े होते हैं, उनसे बचाना होता है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद कल्टीवेशन, मतलब ये सारी चीज़ें जब आप लाइन से अच्छे से सही से करेंगे तो आपको एंड में प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इस वाली सीड में कोई कंप्लेंट नहीं होती है बेसिकली। तो ये इतनी चीज़ की सिलेक्शन ऑफ सीड्स में बहुत छोटा सा टॉपिक था, बस इतना ही है, इसे लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ये हो गया। अब दूसरी चीज जो हमें करना है वो है टूल्स। टूल्स, देखिए टूल्स जो है वो दो तरीके से है, एक तो है ट्रेडिशनल टूल, एक है ट्रेडिशनल टूल और दूसरा है सीड ड्रिल। ठीक, पहले ट्रेडिशनल टूल समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल टूल में कुछ है नहीं, ये टूल बस एक सिंपल सा, इसमें एक आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उस फनल लाइक स्ट्रक्चर का एक पाइप होती है लंबी सी, और उसमें दो तीन छेद होते हैं, जिसमें से बीज जो इसके अंदर पड़े हुए हैं वो बीज जो है वो इस मिट्टी में बोआ सके, इसलिए वो छेद होते हैं। और इस फनल को हल में बांध दिया जाता है, हल से कनेक्ट कर दिया जाता है, और वो हल जो है एक बैल चला रहा होता है। ठीक है, तो वो बीज जो होता है वो इसमें से नीचे आते आते इस पाइप के थ्रू, और यहाँ पे जो छेद होता है उस पाइप में, उससे जो है यहाँ पे धंसता दबता चला जाता है, और वो हल होता है वो उसमें एक तरह से लेवलर का भी काम कर देता है वो हल, उस जमीन को बराबर भी करता हुआ चला जाता है, तो मिट्टी में बीज बोआ जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये एक तरीका हो गया जो बहुत पुराना तरीका है। इससे पहले भी एक तरीका था, वो था हाथ का इस्तेमाल, सीधा आप हाथ से बीज बो दीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता था, मेहनत ज़्यादा लगती थी। तो फिर लोगों ने क्या सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हम बैल से ही, जैसे बैल से हल चलवा सकते हैं तो बीज भी बोआ सकते हैं। तो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया, तो उन्हें लगा कि हमें इस तरह कर लेना चाहिए तो ये ठीक रहेगा, तो उन्होंने ये कर लिया। लेकिन अब जो है, अब ज़माना और स्पीडी हो गया, अब और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो अब क्या है, अब इस ट्रेडिशनल टूल का इस्तेमाल कम होने लगा है, अब लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है,
तो इसलिए अब हम ज़्यादा इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि सीड ड्रिल क्या चीज़ है। तो सीड ड्रिल कुछ नहीं है, सीड ड्रिल में बस एक इक्विपमेंट है, एक बहुत भारी सा इक्विपमेंट होता है जिसे एक ट्रैक्टर से बांधा जाता है, ट्रैक्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसका डायग्राम आप देख सकते हैं किताब में, एनसीईआरटी में बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, उसका भी सेम काम होता है जो ये होता है, जो ये करता है। लेकिन उससे फायदा क्या है, क्यों आखिर उसे लाया गया, उसकी वजह है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि आप जब ट्रेडिशनल टूल से जब आप बुआई करेंगे तो इन बीज का गैप है, ठीक है, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तीन चीज थी जिसकी वजह से, जिसमें सीड ड्रिल जो है वो ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। पहला ये कि अभी मैं आपको बता देता हूँ वो सब चीजें जो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कि डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो पाता है, डिस्टेंस नॉट मेंटेन। ये चलिए मैं अच्छे से आपको लिख देता हूँ, जब आपको भी लिखने में आसानी हो एग्जाम में। लिख लीजिए यहाँ पे कि लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल टूल। तो उसमें एक चीज है, वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सीड्स इज नॉट यूनिफॉर्म। पहला ये है। दूसरा कि डेप्थ इज ऑल्सो अनसर्टेन। और तीसरा, इट टेक्स सो मच टाइम एंड लेबर। ठीक है, ये तीन उसकी लिमिटेशन थी। अब इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए सबसे पहला मैंने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द टू सीड इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनल टूल से जब आप बुआई करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें बीज जो है मिट्टी के अंदर, वो उसके दो बीज की जो गैप है वो मेंटेन नहीं हो पाता। मान लीजिए कि एक बीज यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे गिरा और वो वहां पे बोआ गया, तीसरा वाला यहाँ पे, चौथा वाला यहाँ पे, पांचवा और छठा सट गया बिल्कुल, है ना। तो इससे क्या हुआ कि इससे आपका डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता है। दो बीज के बीच की जो गैप होना चाहिए वो बराबर नहीं है पूरे पैटर्न में। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पे मिट्टी मान लीजिए कि हार्ड होगी, है ना, मिट्टी बहुत सख्त होगी, तो यहाँ पे बीज वो जो उसमें से पाइप में से निकल रहा होगा वो निकल नहीं पाया होगा अच्छे से इस हार्डनेस की वजह से। तो जब हल आगे थोड़ा सा बड़ा होगा तो यहाँ पे मिट्टी सॉफ्ट होगी, तो यहाँ पे मिट्टी सॉफ्ट होने की वजह से यहाँ पे वो बीज जो नीचे आया था वो यहाँ पे गिर गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं गिरा, तो इसकी वजह ये हो सकती है। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया डेप्थ इज ऑल्सो अनसर्टेन। अब डेप्थ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया होगा पिछले वाले लेक्चर में कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मैंने बताया था कि जो मान लीजिए कि ये सॉइल सरफेस है, ये सॉइल सरफेस है, तो सॉइल सरफेस से कुछ सेंटीमीटर डीप, मतलब मान के चलिए 10 से 20 सेंटीमीटर डीप का जो कॉलम होता है, ये वाला एरिया जो है, यही एरिया जो होता है ये लाइफ सपोर्टिंग एरिया होता है। मतलब अगर आप बीज इस इतने पार्ट में रखिएगा तभी आपकी बीज जर्मिनेट करेगी और कोई क्रॉप बनेगी। अगर आप इससे नीचे रख दीजिएगा तो यहाँ तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी, पानी नहीं पहुंचेगा, तो उसकी वजह से ये सीड मर जाएगी, डेड हो जाएगी। और अगर आप ऊपर रख दीजिएगा तो उससे भी कई सारे घाटे हैं। जैसे कि मान लीजिए ऊपर आपने सीड जो है वो बो रहे थे आप, अब आप अपने हाथ से तो बो नहीं रहे हैं, वो मशीन टूल्स के थ्रू आप बो रहे हैं, कौन सा ट्रेडिशनल टूल, तो आपको दिख नहीं रहा है कुछ, तो आप देख रहे हैं कि कहीं बीज जो है वो अंदर है कहीं ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो बीज रहेगी वो आसानी से जो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं वो उसे खा जाएंगे, तो इससे फार्मर को लॉस होता है। ठीक है, तो डेप्थ भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है।
कहीं ऐसा ना हो कि एक बीज आपकी यहाँ पे है, दूसरी जो है वो बोआई नहीं, वो ऊपर ही रह गई, तीसरी वाली यहाँ है, चौथी अंदर चली गई, है ना। जहाँ की मिट्टी ज्यादा सॉफ्ट होगी वहां पे जो है वो बीज अंदर चली जाएगी और ज्यादा। ठीक है। तो इन चीज इसका भी ये भी एक लिमिटेशन हुआ कि यहाँ पे डेप्थ भी मेंटेन नहीं है। एक समान होना चाहिए ना, कि मतलब यहाँ पे बीज है तो सारी बीज इधर ही होनी चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसके भी कई सारे घाटे हैं, अभी हम देखेंगे। और तीसरा कि इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और मेहनत भी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि एक इंसान खड़ा होता है उसके ऊपर तो फनल लेके, और जो है बैल भी चलता रहता है, बैल धीरे चलता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, प्लस लेबर मेहनत भी होती है उसमें बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ कि ट्रेडिशनल टूल से अब फार्मर जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, सीड ड्रिल पे। अब उन्हें लगता है कि नहीं, सीड ड्रिल जो है वो ठीक है, क्योंकि सीड ड्रिल के आने से ये तीनों जो आपकी लिमिटेशन थी, ये तीनों लिमिटेशन जो तीनों प्रॉब्लम थी, इन तीनों प्रॉब्लम का समाधान निकल जाएगा किससे, सीड ड्रिल से। ठीक। अब देख लेते हैं कि इस डिस्टेंस मेंटेन होने की ना वजह, अरे डिस्टेंस ना मेंटेन होने से और डेप्थ अनसर्टेन होने से, डेप्थ भी सर्टेन ना होने से क्या घाटा होता है, क्यों जरूरी है ये। तो इसे आप लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है, चलिए फिर अब करता हूँ। देखिए, जो पहली चीज मैंने आपको बताई कि डिस्टेंस मेंटेन होना जरूरी है, वो आप देख लीजिए। मान लीजिए कि एक बीज यहाँ है और एक बीज यहाँ पे है, ये दोनों मिट्टी में है, और एक बीज यहाँ पे है और एक बीज यहाँ पे है। ठीक, ये भी मिट्टी में है, और यहाँ पे बुआई जो है वो ट्रेडिशनल टूल से हुई है, मैं टीटी लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे बुआई जो है वो सीड ड्रिल से हुई है, मैं यहाँ एसडी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल और एसडी। ठीक। तो देखिए, अब जब ये रूट्स, अब सॉरी ये जो सीड है, जब ये सीड जर्मिनेट करेगी तो इनकी रूट्स निकलेगी। ठीक है, तो वो रूट्स जो है वो अंदर की ओर पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, उसी तरह इसकी भी रूट्स अंदर की ओर बढ़ेगी, उसी तरह यहाँ पे भी रूट्स जो है वो अंदर तक बढ़ेंगी, एक्सपेंड करेंगी। अब मुझे देख के बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके बीच में डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि यहाँ पे बीज के बीच की जो गैप है, सीड के बीच का जो गैप है वो ज्यादा होने की वजह से ये रूट्स जो है काफी दूर तक और काफी डेप्थ तक एक्सपेंड कर रही है। देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेंड किया है दोनों, और यहाँ पे वो दूरी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि दोनों बीज के जो बीज की गैप थी वो कम थी, इस वजह से इनकी रूट्स जो है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। ठीक। अब देखिए, रूट्स जब ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगी तो उससे क्या इफेक्ट करेगा मिट्टी के ऊपर। तो देखिए, आपने सुना होगा कि जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। हम रियल लाइफ ऐसे लाइफ टाइम एग्जांपल देते हैं कि भाई जड़ ही मजबूत नहीं है तो पढ़ के क्या करोगे, है ना। तो इन जड़ का मजबूत होना जरूरी है। जड़ जब तक बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगी तब तक जो आपका प्लांट जो ऊपर है उसका एक्सपेंशन नहीं होगा, मतलब वो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो यहाँ पे तो वो ऐसा चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट्स बहुत अंदर तक हैं। रूट्स बहुत अंदर होने से होता क्या है, अब इसके लिए आपको फिर से दोबारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाला चैप्टर टॉपिक जो है वो याद करना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले वहाँ पे। ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए सॉइल सरफेस है, तो सॉइल सरफेस से कुछ सेंटीमीटर नीचे ही लाइफ सपोर्ट पोर्शन होता है सॉइल का, मतलब इसमें आप बीज रखेंगे तभी वो ग्रो करेगी। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो इस बीज को चाहिए ग्रो करने के लिए वो यहाँ पे है। ठीक है, तो उस न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं टर्निंग। तो उस टर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो यहाँ की मिट्टी है उस मिट्टी को उठा के यहाँ पे लाया जा सकता है। यहाँ पे लाने से क्या होगा कि मिनरल्स जो यहाँ नीचे दबे हुए थे वो यहाँ आ जाएंगे,
और चूंकि यहाँ लाइफ सपोर्ट करती है तो उन मिनरल्स को ये सीड जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई एक चीज। और दूसरी चीज अब क्या हो सकती है कि मान लीजिए कि न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे है, ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ऊपर तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो नीचे ही है, यहाँ पे हैं। तो उन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाएगा? तो देखिए, जब आप कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को यहाँ भेज देंगे ऊपर, तो ये सीड जो है उसे यूटिलाइज करके कुछ तो ग्रो करेगी। तो जब वो कुछ ग्रो करेगी तो उसकी रूट्स जो है वो निकलेंगी। ठीक, तो रूट्स जब निकलेंगी तो मान लीजिए कि अब जो रूट्स ये जो नीचे की ओर बढ़ रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं, तो वो यहाँ पे बचा कुचे जो मिनरल्स होंगे ना, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, उन्हें भी वो आसानी से यूज कर सकती हैं। ठीक, लेकिन आप इसके जस्ट अपोजिट जब ट्रेडिशनल टूल से बुआई करेंगे तब आप ये देख रहे हैं कि दो जो सीड है उनके बीच की दूरी काफी कम है। तो इस वजह से इनकी ग्रोथ का, इनका जो रूट्स है उनका एक्सपेंशन बहुत कम है और उनकी डेप्थ भी बहुत कम है, वो ज्यादा अंदर गहराई तक पेनिट्रेट भी नहीं की है। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं उनको यूटिलाइज करने में ये असमर्थ है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनकी जो ऊपर की ग्रोथ है वो भी स्टंटेड है। स्टंटेड बोले तो मतलब कम है, रुक जाती है, थोड़ी होती है या फिर नहीं होती है। और चूंकि यहाँ पे इन दोनों सीड के बीच का जो गैप है वो मेंटेन था, बहुत दूर दूर थे, तो इनका एक्सपेंशन भी, ब्रांचेस जो इनकी हैं वो काफी दूर तक फैल सकेंगी। यहाँ पे ब्रांचेस फैलेगी तो दोनों की ब्रांचेस आपस में लड़ने लगेंगी, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे वो प्लांट जो है वो अपने आप, उसके अंदर भी कई सारे हार्मोन, अरे सॉरी, कई सारे केमिकल्स होते हैं जिनका अल्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने आसपास का इन्वायरमेंट पता चलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ खुद ब खुद स्टॉप कर देंगे, तो उसके बाद ग्रो ही नहीं करेंगे, बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये हो गया घाटा, कि अगर आप दो सीड के बीच का डिस्टेंस अगर मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं तो उससे ये घाटा होगा। ठीक, और दूसरा मैंने डेप्थ वाला केस आपको बताया ही था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपकी बीज नहीं है तो क्या होगा, जमा, अब देखिए नॉर्मल केस तो ये है कि बीज यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये सॉइल सरफेस है, अगर तो बीज जो है वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है, ये तो नॉर्मल केस हुआ। और अगर आपने देखा कि अगर आप बीज यहाँ रखते हैं तो क्या हो सकता है, तो जो बर्ड्स होते हैं वो बीज को खा जाएंगे, या क्या होगा कि जैसे ही आप बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद आप तुरंत क्या करेंगे, मैन्योर खाद इसमें डालेंगे, और खाद डालने के बाद आप उसके बाद सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई करने दौरान क्या होगा कि जब आप पानी यहाँ पे डालेंगे तो बीज जो अंदर नहीं है वो क्या होगी, वो पानी के साथ बह जाएगी, तो उससे फार्मर को लॉस होगा। प्लस बर्ड्स जो बीज खा रही थी उससे तो लॉस हो ही रहा था, तो इससे दुगना लॉस हो जाएगा। तो इसलिए डेप्थ भी मेंटेन होनी चाहिए, प्लस दो सीड्स के बीच का गैप भी मेंटेन होना चाहिए। तो ये दो चीज समझ में आ गई। तीसरा था लेबर और टाइम वाला बात, कि भाई इससे आपका जाहिर है कि आप जब ट्रैक्टर यूज करेंगे तो बैल की स्पीड तो उतनी होती नहीं है, ट्रैक्टर की ज्यादा होती है, तो ट्रैक्टर से आप जब बुआई करेंगे, सोइंग करेंगे, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा प्लस मेहनत भी बचेगी। ठीक है, तो ये हो गया इसमें सिलेक्शन ऑफ सीड्स और टूल्स, दोनों पार्ट कंप्लीट इसका। अब इसमें और कुछ है नहीं पढ़ने को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा बड़ा भी है इस वाले से। अब वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर होता क्या है। तो देखिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को अगर हम हिंदी जबान में बोलें तो इसका मतलब होता है खाद। सिंपल तरीका, सिंपल एकदम समझा जाए तो इसका मतलब होता है खाद। ठीक, लेकिन अगर खाद ही इसका मतलब होता है तो ये दोनों नाम अलग अलग क्यों है, मैन्योर ही सिर्फ क्यों नहीं है या फर्टिलाइजर ही सिर्फ क्यों नहीं है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्यों है और हिंदी में उन दोनों का मतलब खाद ही है, तो इस चीज को भी हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जो जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, substance which enhance
the quality of soil by adding minerals and nutrients to it are called manure and fertilizer। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब हुआ कि सब्सटेंस विच इनहेंस द क्वालिटी ऑफ सॉइल, वो पदार्थ जो मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाएं, इनहेंस करें, इनहेंस मतलब बढ़ाएं, कैसे? बाय एडिंग मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ऐड करके मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ाने वाले सब्सटेंस को मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन, इसको आप लिख लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि हमें इसमें और क्या क्या चीज पढ़ना है। तो इसमें हमें जो मेन चीज पढ़ना है कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि मतलब खाद है, हिंदी में दोनों का मतलब खाद है, तो आखिर इसे अलग अलग नाम क्यों दिया गया वो हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक, दूसरा हम क्या देखेंगे? दूसरा हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, इम्पोर्टेंस ऑफ, अब मैं सिर्फ एम एंड एफ लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तीसरा हम देखेंगे कि विच वन इज मोर बेनिफिशियल। ठीक, मतलब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में से कौन ज्यादा लाभदायक है, किसे हम ज्यादा यूज करें। और चौथा हम देखेंगे कि अगर आपको मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना है बिना मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ऐड किए तो हमें क्या करना होगा। मतलब मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स तो ऐड होंगे, लेकिन आपको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ना यूज करके अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाए तो वो कैसे बढ़ेगी, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए लिख लेते हैं अदर मेथड फॉर enhancing the quality of soil। ठीक है, बेसिकली हमें ये चार चीज देखनी है इसमें। ठीक है, तो अब चलिए पॉइंट सबको समझते हैं बहुत अच्छे से। ये लिख लिया, इसे भी मैं रब कर दे रहा हूँ, स्पेस ज्यादा हो जाएगी थोड़ी। देखिए, सबसे पहला जो था वो हमें पढ़ना था क्या, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि दे आर नेचुरली प्रोसेस्ड। अभी मैं सबको हिंदी में बता दूंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। दे आर नेचुरली प्रोसेस्ड। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट दे आर मैन मेड। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसका डिफरेंस कि दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, और इसी के जस्ट अपोजिट दे आर प्रिपेयर्ड ओनली इन फैक्ट्रीज। ठीक, तीसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि क्वांटिटी ऑफ एनी
any mineral and nutrient are not fixed in proportion घबराइए मत, ये मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। और यहाँ पे क्या है, इसी के जस्ट अपोजिट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक मिनरल या न्यूट्रिएंट्स कैन बी चेंज्ड। ठीक, बस यही इसमें तीन जो है वो मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखना होगा, जो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चौथा क्या है, चौथे में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है काऊ डंग और डेड रिमेन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, आपकी किताब में भी दिए हुए हैं कुछ। NPK, पोटाश, अमोनियम सल्फेट, एक्सेट्रा। ठीक, तो चलिए अभी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, दे आर नेचुरली प्रोसेस्ड। मतलब ये हुआ कि इसे बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, इसे नेचर बनाता है। ठीक, और दे आर मैन मेड, ये इसे हम बनाते हैं, इसे हम फैक्ट्री में बनाते हैं। दिस कैन बी प्रिपेयर्ड इन, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जांपल में डेड रिमेन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट है या फिर कोई जानवर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ होने से क्या होगा कि वो चीज़ जो है, जो डेथ हुई जहाँ पे, वो उसी जगह गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद से उसकी बॉडी में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें लगना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, सड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो सड़ती क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठ जाते हैं जो अपने भोजन की तलाश में उस बॉडी को जो है वो उस बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ एनिमल के साथ भी होती है, प्लांट के साथ भी होती है, लेकिन कौन से वाले, डेड, जो मर चुके हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि इनकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी मिनरल्स होते हैं, वो उसी जगह जो है कलेक्ट होते रहते हैं। कहाँ पे, मिट्टी के अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं। और वो बाद में जो है क्या होता है कि, तो ये एक इसीलिए इसे कहा गया नेचुरल। बाद में क्या होता है कि बाद में उसी मिनरल्स और प्लांट को, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट जो है, जो सीड है, वो उसे यूटिलाइज कर लेता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई हमारा हाथ तो है नहीं कि हम उसको कहें कि तुम मर जाओ तो वो मर जाएगा, तो उसकी जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो वो मर जाएगा। तो ये नेचर के हाथ में है, तो इसीलिए इसको कहा गया दे आर नेचुरली प्रोसेस, ये नेचर से ही बनते हैं, इनको हम नहीं बनाते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हमें मिल रहे हैं वो हमारे कहने से या हमारे चाहने से हमें नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन फीड। दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन फीड से मतलब ये है कि आपने अगर एक नाम सुना हो, वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें एक प्लॉट होता है, मतलब एक एरिया, उसे खन दिया जाता है, उसे गड्ढा कर दिया जाता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे किसान क्या करते हैं कि जितने भी डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट के या फिर एनिमल्स के, उन्हें वहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं, वहाँ पे जाके उसे डंप कर देते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो फिर वही सड़ने लगता है तो फिर उसमें से जो भी मिट्टी के साथ वो जो मिला हुआ रहता है, डेड रिमेन बचा हुआ, उसे ले आके वो अपने फील्ड में जहाँ पे अभी उन्होंने बीज बोया है, वो उसे वहाँ पे लाके, बीज नहीं बोलते हैं उस वक्त, वहाँ पे क्या करते हैं, मैन्योर के साथ। देखिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर में ये भी एक डिफरेंस है कि मैन्योर जो होता है वो बीज बोने से पहले डालना पड़ता है, और फर्टिलाइजर जो है इसे आप बीज बोने के बाद भी डाल सकते हैं या बीज बोने के पहले भी डाल सकते हैं।
मैन्योर को क्यों बीज बोने से पहले डालना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि आपको जो मैन्योर आप डाल रहे हैं बाहर से, उसे आपको मिट्टी के साथ मिक्स भी कराना होता है। तो अगर आप सीड डाल देंगे और उसके बाद मैन्योर डालेंगे तो आप मिट्टी के साथ उसे मिक्स नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो सीड आपने जो डिस्टेंस मेंटेन वाली मैंने बात बताई थी, वो डिस्टेंस उसका गड़बड़ा जाएगा, है ना। सीड्स जो है वो सारी ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैन्योर जो है वो पहले डाला जाता है। तो मैन्योर कहने का मतलब कि वो वर्मी कंपोस्टिंग वाला जो मैंने बताया, तो वहां से जो डेड रिमेन होता है, जो सड़ना शुरू हो चुका होता है, उस चीज को वहां से लेके आते हैं, फिर अपने फील्ड में लाके वो उसे छोड़ देते हैं वहां पे। मतलब वो ऑलमोस्ट 90% वो गल चुकी होती है बॉडी, तो वहां से जो भी उन्हें मटेरियल मिलता है, डेड रिमेन जो रहता है, वो उसे वहां से उठा के अपनी फील्ड में लाके डाल देते हैं, फिर उसे मिट्टी के साथ मिक्स कर देते हैं। फिर मिक्स करने के बाद फिर उसमें बीज डाल देते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका काम। दूसरा, तो इसीलिए इसको कहा गया है दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, तो इसीलिए कहा गया कि इन्हें हम फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में ही प्रिपेयर होगा। उसे आप कहीं ऐसे नहीं कि बाहर ही आप कहीं पे भी जहां मन किया वहां पे आप उसे गड्ढा खोद के बना लेंगे उससे। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे केमिकल्स, कई सारी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है, और मशीनरीज को चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो उसके लिए एक जगह होनी चाहिए ना, उसके लिए एक एरिया होना चाहिए, उसके लिए एक जगह होनी चाहिए स्पेसिफिक कि हाँ यहाँ पे ये काम होगा। तो इसे आप कहीं पे भी नहीं यूज बना सकते हैं। ये उसका दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा क्या है? क्वांटिटी ऑफ एनी मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट फिक्स्ड इन प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कहना ये चाह रहा है कि ये पहले इसको समझते हैं, जब ये समझ लेंगे तो ये वाला पॉइंट आसानी समझ में आ जाएगा। फर्टिलाइजर में क्या है? क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक मिनरल और न्यूट्रिएंट्स कैन बी चेंज्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजर जो है वो मैन मेड है, ठीक, इसे आप खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या जिसे आप बढ़ाना चाहें, जिसकी क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें, वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप इसे खुद बना रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एनपीके है। एनपीके का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये एक फर्टिलाइजर है। इसमें एक और फर्टिलाइजर लिख लीजिए जो काफी ज्यादा आपने सुना होगा, यूरिया। ठीक है। तो एनपीके जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो इसमें क्या है? इसे आप खुद से अपने हाथ से बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप के हाथ में है कि आपको नाइट्रोजन कितना रखना है, फास्फोरस का अमाउंट क्या होना चाहिए, पोटेशियम का अमाउंट क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपके हाथ में है। जबकि वही चीज यहाँ पे मैन्युअल में क्या है कि ये आपके हाथ में नहीं। मान लीजिए कि कोई ऐसा जानवर मर गया कि उसके अंदर मैग्नीशियम नहीं था, उसके अंदर वो मिनरल नहीं था जो आपको चाहिए था। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको मैग्नीशियम चाहिए था तो उसके अंदर मैग्नीशियम नहीं था, तो उसके अंदर कैल्शियम था और पोटेशियम था ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं उनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है कि वो हैं, उनकी क्वांटिटी भी फिक्स नहीं होती है, और ये भी हमें नहीं पता होता है कि वो हैं भी या नहीं भी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी ऑफ एनी मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट फिक्स्ड इन प्रोपोर्शन। तो तीसरा यहाँ आप समझ गए होंगे कि क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैन बी चेंज का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे आपके हाथ में, आप इसे चेंज ऊपर नीचे जो भी चाहें कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। चौथा इसका है वो क्या है? वो एग्जांपल है, आप देख सकते हैं काउ डंग, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट, एनपीके, पोटाश, अमोनियम सल्फेट, यूरिया एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हैं जो आप इसको चाहें तो नोट कर लें। ठीक, चलिए मैं अब कर रहा हूँ। तो एक चीज तो हमने देख लिया, डिफरेंस दोनों के बीच का। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस का। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सॉरी यार, ये कुत्ते जो है ना, क्या करूँ मैं तो इनका बंद नहीं करा सकता हूँ, थोड़ा आपको डिस्टर्ब होता हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तेज ही बोलूँ। ठीक है, चलिए। तो इम्पोर्टेंस देखना है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का। तो देखिए, अब इसके लिए आपको फिर से थोड़ा आपको पीछे आना पड़ेगा पहले वाले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाले कंसेप्ट पे।
कि उसमें मैंने आपको बताया था कि एक मान लीजिए ये सॉइल सरफेस है, ठीक है, ये सॉइल सरफेस है और सॉइल सरफेस है और इसकी कुछ कुछ ही पार्ट ऐसा है जिसमें लाइफ सपोर्ट करता है, ठीक है, मान लीजिए इतना एरिया है, ठीक। और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी नीचे हैं, वो मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो एक प्रोसेस था वहाँ पे, उसको कहा जाता था टर्निंग ऑफ सॉइल। तो उससे क्या होता था कि उससे ये जो सॉइल है, जो मिनरल वाली सॉइल है, उसको यहाँ पे उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ से यहाँ कर दी जाती थी। कैसे? मिट्टी को पलट के ऊपर वाली मिट्टी जो है वो नीचे चली जाती थी, नीचे वाली ऊपर आ जाती थी, तो मिनरल्स वाली जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि रूट्स, उससे होता ये है कि यहाँ पे जो सीड्स जो आप बोएंगे उनको आसानी से मिनरल और न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, ठीक। लेकिन क्या होता है कि जैसे एक प्लॉट है, ठीक है, एक फील्ड है जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, तो वहां पे आपने क्या किया कि वहां पे आपने जरा सा भी उस फील्ड को, जैसे मान लीजिए कि एक सीजन है गर्मी का, उसमें आपने कोई बीज डाल दिया, ठीक है, तो गर्मी वाला सीजन की बीज है तो फल उसका निकलेगा, ठीक है, जो भी उसका प्रोडक्ट निकलेगा वो आप यूज कर लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही आप प्रोडक्ट निकला, आपने फल काट लिया वहां से, और या फिर सब्जी है, जो भी प्रोडक्ट है आपने वहां से काट लिया, उसे काटने के बाद आपने तुरंत दूसरी बीज डाल दी दूसरे सीजन की। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं अगर आपको, तो जैसे आपने पढ़ा होगा खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स कौन सी? रेनी सीजन वाली क्रॉप्स। रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप होती है? उसका एग्जांपल आप ले लीजिए पैडी, मतलब चावल। तो आपने इसका टाइम क्या होता है? जून से सितंबर, ठीक। तो क्या किया कि आपने जून में बीज बोया और सितंबर में आपने रिजल्ट आपको मिल गया, चावल की खेती हो गई, आपने चावल काट लिया वहां से, ठीक है, पैडी जो धान होता है वो आपने काट लिया। और फिर तुरंत क्या हुआ, तुरंत ये वाला सीजन शुरू हो जाएगा, रबी क्रॉप्स वाला, मतलब अक्टूबर से मार्च तक के लिए आपने फील्ड को फिर से एंगेज कर दिया। कैसे? उसमें वीट के बीज डाल दिए, मतलब गेहूं के बीज डाल दिए तुरंत। जैसे ये वाला सीजन खत्म हुआ, आपने दूसरा सीजन जो है, दूसरे सीजन में जो चीज बोनी चाहिए, जैसे गेहूं है, रबी क्रॉप्स का एग्जांपल गेहूं, उसको आपने बो दिया। तो आपने फील्ड को जरा सा भी खाली नहीं छोड़ा, है ना। तो उसकी वजह से होता क्या है कि मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो यहाँ पे हैं, जो मौजूद हैं, वो ये सीड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उनका अमाउंट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक। उसका अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगता है। और चूंकि आपने फील्ड को जरा सा भी खाली नहीं छोड़ा कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, या कुछ एक महीनों के लिए, कि वो अपनी जो जो ये अमाउंट जो कम हो रहा है उसको दोबारा जो है वो दोबारा उसकी पूर्ति कर सकें, उसकी भरपाई कर सकें, उसे दोबारा जो है उसके अमाउंट को, अपने अमाउंट को फिर से मेंटेन कर सकें, उतना टाइम आपने उसे दिया नहीं। तो उससे क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी होने लगी मिट्टी में। तो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं कि बाहर से जुगाड़ कर लेते हैं। जब देखते हैं कि यार हमें बीज बोना ही बोना है, नहीं बोएंगे तो हम कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, और इंतजार हम कर नहीं सकते, इंतजार कर लेंगे तो सीजन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं, फिर वो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर वो बाहर से मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डालते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो यहाँ पे कम हो रहे थे उनकी क्वांटिटी फिर से बरकरार हो जाए, बरकरार रहे, ठीक है, वो खत्म ना हो। तो ये हो गया इसका मेन इंपॉर्टेंस कि क्यों हमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक। तो इसमें बस इतना ही था, इंपॉर्टेंस आप समझ ही गए। चलिए, अब तीसरा क्या था? तीसरा था कि विच वन इज बेनिफिशियल, विच वन इज बेनिफिशियल, मतलब आप मैन्योर और फर्टिलाइजर में से किसको ज्यादा चूज करेंगे या किसको ज्यादा चूज करना चाहिए। तो इस बात का आंसर आप कैसे पता करेंगे? तो हम देखेंगे कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाए कि उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो हम आसानी से पता कर सकते, हम आसानी से बता सकते हैं कि हमें किसको ज्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं मैन्योर का एडवांटेज क्या है।
मैन्योर्स एडवांटेज, सॉरी ऐसे कर लेते हैं साथ में, एडवांटेज ऑफ मैन्योर और यहाँ पे फर्टिलाइजर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहला इसमें मैन्योर में जो एडवांटेज है वो ये है कि मैन्योर डालने से सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल्स फर्टिलिटी डोंट गेट डिक्रीज। ठीक है, दूसरा क्या है मैन्योर डालने से, और क्या हो सकता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी of soil don't get decrease। ठीक है, तीसरा it gives conditions for the birth of many beneficial microorganisms। ठीक है, ये इसका फायदा हो गया जो मेन है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही फायदा है, वो ये है कि स्पीडी ग्रोथ। ठीक है, इसमें बस एक ही यही फायदा है, स्पीडी ग्रोथ। अब चलिए जो लिखा है उसे मैं आपको एक बार बता दूं कि क्या लिखा है। देखिए सबसे पहला सॉइल फर्टिलिटी डोंट गेट डिक्रीज, मतलब मैन्योर डालने से, मैन्योर जब आप डालेंगे जो ऑर्गेनिक मैटर है तो उसे डालने से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी, फर्टिलिटी बोले तो फर्टिलिटी मतलब उपज, वो उपज जो है वो खत्म नहीं होगी, घटेगी नहीं सॉइल की मैन्योर डालने से। पहला ये हो गया। दूसरा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डोंट गेट डिक्रीज। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर की जरूरत होती है, थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ा सा मतलब ह्यूमस एटमॉस्फेयर रहेगा ना, ह्यूमिड नमी अगर थोड़ी वहां पे रहेगी तो वो आसानी से जर्मिनेट कर सकता है, कौन, सीड। तो उसके लिए वहां पे पानी का उपस्थित होना जरूरी है, प्रेजेंट होना जरूरी है। तो मैन्योर डालने से सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी होती है वो नहीं खत्म होती, क्या डालने से, मैन्योर डालने से। तीसरा है इट गिव्स कंडीशन फॉर द बर्थ ऑफ मैनी बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि आप मैन्योर अगर डालिएगा तो वहाँ मैन्योर जो है वो कुछ ऐसा कंडीशन वहाँ पे बनाता है, मैन्योर कुछ ऐसी कंडीशन बना देता है कि जिसकी वजह से वहाँ पे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रोथ ऑफ सीड में, मतलब सीड की ग्रोथ में बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायी होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी जन्म जो है वो मैन्योर डालने से हो जाता है। ठीक, वो कैसे होता है अभी हम बस इसके जस्ट अगले वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे कि अदर मेथड्स वाला तो उसमें कवर कर लेंगे। ये इसका फायदा हो गया। फर्टिलाइजर का सिर्फ एक फायदा है, वो है स्पीडी ग्रोथ, मतलब कि जो फसल 3-4 महीने में उगना था, फसल कटती, हार्वेस्ट होती, वो आप 2 ही 3 महीने में कर लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर खरीफ क्रॉप का एग्जांपल ले लें हम, खरीफ क्रॉप का एग्जांपल क्या है, राइस, पैडी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है जून से सितंबर। ठीक है, इसका टाइम है जून से सितंबर। तो अगर आप बिना फर्टिलाइजर के मैन्योर डाल के अगर आप खेती करते हैं तो जून में आप बीज बोएंगे। ठीक है, बीज बोएंगे और सितंबर में आप कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग। ठीक, लेकिन अगर आपने फर्टिलाइजर डाल दिया तो जैसे ही आप फर्टिलाइजर डालेंगे तो क्या होगा
कि आपने यहाँ जून में बीज बोया और वो बीज जो है इतना तेजी से वो मैच्योर होगा, इतना तेजी से वो ग्रोथ करेगा कि वो सितंबर में नहीं, वो अगस्त में ही काटने लायक का हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है, जो नेचुरल वाला है, जो नेचुरल जिसमें आपने फर्टिलाइजर ना डाला, नहीं डाला, सिर्फ यूरिया, अरे सॉरी मैन्योर डाला, वो वाला ज़्यादा हेल्दी होगा। इसलिए इसको डबल एच कर लीजिए, एक एच हार्वेस्टिंग, एक एच हेल्दी वाला एच। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा हेल्दी होगा, दूसरा वाला वीक होगा। ठीक, लेकिन फास्ट होगा। जहां आपको सितंबर में आपको फल मिल रहा है वो आपको अगस्त में मिल जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं किसान? ऐसा इसलिए करते हैं किसान ताकि वो और किसानों से जो मैन्योर डाल के काम चला रहे हैं उनसे पहले वो अपने सामान को बाजार में बेच सकें, उससे उन्हें फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए वो कर देते हैं, लेकिन वो क्वालिटी खत्म हो जाती है, जो ओरिजिनलिटी होती है उस चीज़ की, उस फसल की, वो खत्म हो जाती है। तो अब इन चीज़ों को देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है, मैन्योर ज़्यादा अच्छा है या फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक, और मेरे हिसाब से अगर आप जानिएगा तो देखिए, चीज़ वही अच्छी होती है जो आपको थोड़ी देर में मिले लेकिन अच्छी मिले। ठीक है, तो अब आप बता दीजिएगा। तो और इस वाले टॉपिक को हम देखते हैं आगे कि इट गिव्स कंडीशन फॉर द बर्थ ऑफ मैनी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको भी देखते हैं। लास्ट टॉपिक इसमें क्या है? अदर मेथड। देखिए, इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स, इससे पहले हमने जो भी सीखा वो क्या सीखा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करने की बात हमने की। अब यहाँ पे क्या है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मान लीजिए कि हमारे पास नहीं है या हमें डालना नहीं है, कोई ऐसी क्रॉप हम बो रहे हैं जिसमें हम दोनों ही नहीं डाल सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा? ये मान लीजिए कि आपके फील्ड में वो सारी चीज़ है जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर दे रहा है, सिर्फ एक को छोड़ के, सिर्फ एक चीज़ नहीं है आपके पास। तो आप उस एक चीज़ की भरपाई करने के लिए जाहिर है कि आप अपना पैसा और अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए कई कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, आपने एक प्लांट होता है, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ वीट की खेती का, गेहूं की खेती का, तो गेहूं जो होती है वो कौन सी फसल होती है? वो रबी क्रॉप्स होती है। ठीक है, और रबी क्रॉप्स का टाइम पीरियड क्या होता है? रबी क्रॉप्स का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है अक्टूबर से मार्च। ठीक है, अक्टूबर से मार्च। तो आप देख रहे होंगे कि अक्टूबर में आप बीज बोएंगे। ठीक है, अक्टूबर में आप बीज बोएंगे और मार्च आते आते तक आपको फसल मिल जाएगी, मतलब आप यहाँ पे आके काट लेंगे उस फसल को। ठीक, लेकिन आप जिस फील्ड में ये बीज जा रहे हैं डालने, वहां पे आपको पता है कि नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है वहां पे, तो वो हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको अक्टूबर से पहले ही या अक्टूबर के ही महीने में आपको एक प्लांट लगाना होगा। उस प्लांट का नाम है लेग्यूम। ठीक है, उस प्लांट का नाम है क्या? लेग्यूम। इस प्लांट की खासियत क्या है कि इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं, इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं, उस रूट्स के साथ एक रिलेशन होता है किसका? एक बैक्टीरिया का। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है जिसका रिलेशन इस रूट के साथ हो जाता है। इस रिलेशन को नाम दिया गया है क्या? सिम्बायोसिस। जो आप 11th क्लास में जाइएगा ना तो बहुत डिटेल में पढ़िएगा अच्छे से। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि उस रिलेशन का नाम सिम्बायोसिस होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसे जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो वो खाना उसे कहाँ से मिलेगा? तो वो खाना उसे इसकी रूट से मिलेगा। ठीक, जो लेग्यूम्स की जो रूट है उससे मिलेगा।
बदले में ये क्या करेगा, बदले में ये क्या करेगा कि राइजोबियम जो है नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है N2 के फॉर्म में, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NO3 नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, इससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी वो अब मिट्टी के अंदर आ गई है, ठीक, नाइट्रेट के फॉर्म में, जिसे ये वीट का जो सीड है, वीट का जो सीड है उसे यूटिलाइज कर सकेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैन्योर का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, फर्टिलाइजर का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ आपने एक लेग्यूम नाम का एक प्लांट लगाया जिसके रूट से राइजोबियम बैक्टीरिया जुड़ा, और उस बैक्टीरिया के जुड़ने की वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो था वो जमीन, जो एटमॉस्फेयर जो हवा में नाइट्रोजन था वो मिट्टी के अंदर आ गया, किस फॉर्म में, NO3 के फॉर्म में। ठीक, और इस NO3 को अब ये वीट का सीड जो है वो आसानी से यूज कर सकता है। बस यही तो है इसमें, तो अदर मेथड में आपको यही पढ़ना था मेन। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, अब इसमें और कुछ तो बचा नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, इरिगेशन, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है मेरे ख्याल से, तो इसे हम बस इसी जगह रखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ लगता हो कि हाँ सही है, तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर जो कुछ ना समझ में आया, वैसे मैंने अपनी तरफ से तो पूरा इसमें पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि कुछ छूट गया, कुछ रह गया है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है।